नमस्कार सभी साथियों को। आज हम बात करेंगे ईएसआईसी के बारे में। जो ईएसआईसी सामाजिक सुरक्षा, वैसे तो एक कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा है। कि कर्मचारियों की कैसे सुरक्षा की जा सके, अगर उनका कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है या उनकी डेथ हो जाती है या वो बीमार हो जाते हैं, कोई भी उनको अगर किसी भी प्रकार की डिजेबलमेंट आ जाती है तो उसकी सुरक्षा हम किस प्रकार से करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ईएसआईसी में आपकी हर स्टेट में एक डिस्पेंसरी होती है। जैसे हरियाणा में अलग अलग स्टेट्स में, हिसार में है, रोहतक, भिवानी, सिरसा, अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टेट्स में डिस्पेंसरी है। उसके बाद ईएसआईसी जो डिस्पेंसरी है वो अगर कैपेबल नहीं है किसी भी बड़ा इलाज को करने में, तो वो उसने अपने शहर के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को अपने अंडर रजिस्टर कर रखा है। जैसे अगर मैं हिसार की बात करूं तो हिसार में आपके पास में ईएसआई में आधार हॉस्पिटल है, जिंदल है, सर्वोदय, सुखदा, लाइफलाइन जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स ईएसआई के अंडर आते हैं। अब मैं बताता हूं कि आपको इनकी सुविधा कैसे ले सकते हो, ईएसआई की सुविधा आप कैसे ले सकते हो। सबसे पहले आपके पास में ईएसआई का कार्ड होना जरूरी है, जो आजकल तो A4 साइज पे आ जाता है, उससे भी काम चल रहा है। आप सीधा जाओगे ईएसआई हॉस्पिटल्स में। ईएसआई हॉस्पिटल्स में एमबीबीएस एमडी लेवल के डॉक्टर्स हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिंपल डिस्पेंसरी है, आपका प्रॉपर इलाज भी ईएसआई हॉस्पिटल्स में हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर हम किसी स्पेशलिस्ट से, अगर हमारे कान में कुछ है या हमारे हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है और हम स्पेशलिस्ट से इलाज करवाना चाहते हैं, तो हम ईएसआई से रेफर करवा के हम उस हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा सकते हैं। इलाज के दौरान जितने दिन आपको बेड रेस्ट मिलेगा और जितने दिन आप घर पे रहोगे, उसकी 70% तनख्वाह आपको घर बैठे मिलेगी। अगर आपकी तनख्वाह 10,000 रुपए है और आपको इलाज में 6 महीने लग गए हैं, तो आपको 7,000 रुपए महीने के हिसाब से 6 महीने के 42,000 रुपए आपको घर बैठे मिलेंगे। दूसरी बात है, अगर इमरजेंसी सिचुएशन आती है, अब क्या होता है कि ईएसआई हॉस्पिटल्स दूर है, 50 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर है, कैसे जाया जाए, नहीं जा पाएंगे। हम अपने मरीज को देखते हैं कि भाई हमारा मरीज तो 5 किलोमीटर चल सकता है, मैं जल्दी से जल्दी इस हॉस्पिटल में दाखिल करवा दूं। तो उसके लिए आप सबसे पहले उसका इमरजेंसी जो पर्ची होती है, उसकी इमरजेंसी पर्ची कटवाएं, इमरजेंसी स्लिप जिसे कहते हैं। उसके बाद में उसके जितना भी अगर आप फ्री हो और आपके पास टाइम है इमरजेंसी पर्ची कटवाने के बाद में, तो आप 24 घंटे के अंदर अपने ईएसआई हॉस्पिटल में जाएं और वहां से उनका रेफरिंग बनवा के लाएं कि हम यहां से उनको रेफर करवा रहे हैं इस हॉस्पिटल में। आप जैसे अग्रवा हॉस्पिटल में चले गए या जिंदल हॉस्पिटल में चले गए, जिंदल हॉस्पिटल में जाने के बाद में आप 24 घंटे के अंदर ईएसआई में जाएं, ईएसआई से अपना रेफर कार्ड बनवा के लाएं कि मेरा मरीज जो है वो किसी भी कारणवश उसको इमरजेंसी में लाना पड़ा और अब हम उसका रेफर करवाना चाहते हैं, तो आपका रेफर हो जाएगा आसानी से। तो जो वन टाइम जो अमाउंट आपकी जो लगी है 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, सिर्फ वो लगेगी। बाकी जो इलाज में जितना भी खर्चा है वो आपका नहीं लगेगा, वो आपका ईएसआई पे करेगा। दूसरी बात, अब वो 10,000 या 20,000 या एक टाइम पे डॉक्टर्स ने 50,000 रुपए मांग लिए, उसका क्या करोगे। तो आप एक 50,000 रुपए की जो आपकी फाइल बनेगी जिंदल हॉस्पिटल की या अग्रवा हॉस्पिटल की या किसी भी हॉस्पिटल की, वो फाइल आप इमरजेंसी सर्टिफिकेट के साथ वो ईएसआई में जमा करवाएं। 2 महीने के अंदर आपके वे 50,000 रुपए आ जाएंगे। तीसरी बात है कि आपके पास में आप सभी कर्मचारियों को एक बात की बहुत ज्यादा जानकारी होनी जरूरी है कि अगर मान लो मैं अगर किसी कंपनी में काम कर रहा हूं और मेरा ईएसआई कट रहा है और कल को बाई चांस मेरी डेथ हो गई, तो मैं तो रहूंगा नहीं, लेकिन मेरे जो पीछे हैं जो फैमिली मेंबर्स हैं वो इस ईएसआई का कैसे लाभ उठा सके। इस बात की अगर आपको जानकारी है तभी आप अपने घर वालों को दे सकते हो। मैं बता देता हूं आपको, आपको सिर्फ 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट, आपका पहला तो रेज्यूम, जो आप किसी भी नौकरी पे जाते हो तो नौकरी का आवेदन पत्र जो देते हो उसकी जरूरत है। दूसरा है ज्वाइनिंग लेटर, जो वहां से आपको ज्वाइनिंग लेटर मिला है। तीसरा, आपको ईएसआई कार्ड की जरूरत है। चौथा, आपको जहां पे आपकी जिस सिचुएशन में आपकी डेथ हुई है, जहां पे डेथ हुई है उसका आपको एफआईआर वगैरह आपको मिलती है। डेथ में ईएसआई का मेन जो है कंसर्न है वो कर्मचारियों की सुरक्षा। आप घर से निकल के कंपनी और कंपनी से निकल के घर तक आते हो, इसी बीच की सुरक्षा का वो जिम्मा लेता है कि अगर इस बीच में अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो हम उसका बियर करेंगे, 90% 70% जो भी है उसका हम बियर करेंगे। लेकिन अगर आपकी घर बैठ के अगर आपकी रात को 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे अगर आपकी डेथ हो जाती है, हार्ट अटैक से हो जाती है, तो उसका बियर ईएसआई नहीं करता है। तीसरी बात बताता हूं कि
ये हो गया डेथ का, हो गया कि अगर डेथ हो जाती है तो 90% नॉमिनी को मिलेंगे। एक चीज और मैं आपको इसमें ऐड करना चाहता हूं कि नॉमिनी क्या है, एक हमारा जो कल्चर है उसमें हम हमेशा नॉमिनी माँ को बना देते हैं कि नॉमिनी बनाना है तो मम्मी को बना दो, नॉमिनी बनाना है तो मम्मी को बना दो। एक अजीब सा परसेप्शन है अपने अंदर। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो भी आपके घर का जो छोटा मेंबर है, जैसे आपकी बीवी है या आपके बच्चे हैं या आपका कोई भाई है, नॉमिनी हमेशा उसको बनाए, ताकि आपकी जब तक 58 साल की उम्र ना हो जाए, आपकी जब तक 58 साल की उम्र ना हो जाए तब तक उस सदस्य को वो पैसा मिलता रहे। नहीं तो आज आपकी उम्र अगर 35 साल है और आपकी मम्मी की उम्र 50-55 साल है तो उनको तो बेनिफिट 3-4 ही साल मिला, ज्यादा तो मिल नहीं सकता। तो इसलिए मेरा मानना है कि आप अपनी बीवी को, बच्चों को या अपने भाई को, अपनी बहन को भी बना सकते हैं, उनको नॉमिनी बनाएं, ताकि जितना ज्यादा बेनिफिट आपके ना रहते हुए आपके परिवार को मिल सके। चौथा मेरा कंसर्न था कि आदमी अगर एक्सीडेंट हो जाए और डेथ ना हो उसकी और वो पैरालाइज हो जाए, मान लो उसका हाथ कट जाए या पैर कट जाए या वो आगे काम करने के योग्य ना रहे, तो ईएसआई कैसे मदद करती है। मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं, आपके पास ये 3-4 डॉक्यूमेंट्स जरूर होने चाहिए, आपके पास होने चाहिए, आपके घर पे होने चाहिए, आपके घर वालों के मेंबर्स के पास होने चाहिए। मैं दोबारा बता रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स, आपके पास रेज्यूम होना चाहिए, अपना ज्वाइनिंग लेटर होना चाहिए, आपके पास जो सैलरी स्लिप है कंपनी की वो होनी चाहिए, और ईएसआई जो कार्ड है वो होना चाहिए, ताकि हमारे प्रूफ हो कि हम इस कंपनी में काम करते थे। फर्स्ट हो कि हमारे पास ईएसआई कार्ड है, हमारे पास ज्वाइनिंग लेटर है और हमारे पास रिज्यूम है। ये चीजें हैं तो हम आसानी से उसका क्लेम ले सकते हैं। मैं बता रहा था कि अगर एक्सीडेंट में अगर उसका हाथ चला जाता है या पैर चला जाता है तो ईएसआई हमारी किस प्रकार मदद करेगा, क्योंकि हम जॉब कर रहे थे और अब हम जॉब लेस हो गए। तो मैं बताता हूं कि 90% आपकी सैलरी का, जैसे अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपए है तो 9,000 रुपए आपको पेंशन मिलेगी जब तक आपकी उम्र 58 साल की नहीं हो जाती, जो आपकी रिटायरमेंट उम्र है। जब तक उसकी उम्र नहीं हो जाती आपको 9,000 रुपए मिलेंगे। डेथ केस में भी नॉमिनी को 90% 9,000 रुपए, जब तक आपकी उम्र 58 साल नहीं हो जाती उनको 9,000 रुपए मिलेंगे। बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए, 70% जो आपको अगर बीमार हो गए तो मिलेंगे, 90% आप पैरालाइज हो गए तो मिलेंगे, और 90% अगर आपकी डेथ होगी तो मिलेंगे। ईएसआई में अगर डेथ, अगर कोविड जो आजकल चल रहा है कोरोना में अगर किसी ऐसे सदस्य की डेथ हो जाती है जिसका ईएसआई था, तो उसके नॉमिनी को भी 90% जो पेंशन है वो मिलेगी। आपका भी कोई सज्जन, कोई दोस्त या कोई और है जिसके साथ ऐसी सिचुएशन हुई है तो उसके पास जरूर ये मैसेज पहुंचाएं कि अगर आपका सज्जन का ईएसआई कटता था तो उसके परिवार वालों को, उसको नॉमिनी को 90% जो है वो पेंशन मिलेगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ईएसआई के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी और पूछना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं अगली वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। धन्यवाद।